अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम लेसन 1 जो है उसका टॉपिक 6 डिस्कस करेंगे, जो कि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंथी है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इसमें, आप लोगों ने उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, आप लोग उनके अकॉर्डिंग अगर करेंगे इसकी प्रिपरेशन तो इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले जो ये छोटा सा पैराग्राफ है इसमें कुछ भी नहीं बताया गया, जस्ट एक क्वेश्चन दिया गया है कि आया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का कोई कोहेरेंट या फिर कोई मरबूत तरीकाकार है या फिर कोई रीज़नेबल या लॉजिकल तरीकाकार है, और अगर ऐसा है तो ये फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स से, सोशल लिंग्विस्टिक्स और साइको लिंग्विस्टिक्स से कैसे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपके काम का नहीं है, आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास मेथड्स और मेथडोलॉजी हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। मेथड्स में क्या है? मेथड्स बेसिकली स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, मिसाल के तौर पर सर्वेज हो गया, एथनोग्राफिक फील्ड वर्क हो गया। ठीक है, और अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो ये रेफर करता है प्रिंसिपल से गाइड करने के लिए कि कैसे मेथड इस्तेमाल होता है, इंटरप्रेटेड होता है, यानी कि कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू स्पेसिफिक मेथड्स। उसके बाद हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की अगर बात करें तो उन्होंने बताया है कि ये भी एक मेथडोलॉजी है अपने आप में। मेथडोलॉजी क्या होता है कि एक तरह से हमें प्रिंसिपल्स ही बताए जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में गाइड करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये कंसर्न करता है विद रियल वर्ल्ड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया है थर्ड वाली लाइन में देखें कि सच अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि ये जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है ये डिस्टिंग्विश करती है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को अदर मेथडोलॉजीज से। अगर इन सिंपल वर्ड बताया जाए तो ये इसे दूसरे मेथड्स जो हैं उनसे अलग करता है, जो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या दे सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को और थ्योरी को। ठीक है, तो ये बेसिकली उन चीज़ों से इसको अलहदा करता है। ठीक है, अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक यूज़ करता है वेरियस डाटा कलेक्शंस को और एनालिसिस मेथड्स जो हैं, मेथड एनालिसिस जो हैं उनको यूज़ करता है, जैसे कि मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारे पास साइको लिंग्विस्टिक्स है, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स है, एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स है और मज़ीद इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जस्ट यही बताया गया। उसके अलावा जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें क्या बता रहे हैं कि रिसर्च मैथडोलॉजीज जो है उसको कैटेगराइज किया जा सकता है 2 टर्म्स में, जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाइकोटमी है। ठीक है, अब डाइकोटमी की अगर बात की जाए, आप लोगों को ये थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड जो है वो उसमें नज़र आएगा, डाइकोटमी वर्ड। ये बेसिकली हम रेफ़र करते हैं किसी डिवीजन और दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को वाज़ह करने के लिए, इस वजह से हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं डिवीजन या कंट्रास्ट के लिए, बिटवीन 2 ऑपोजिंग थिंग्स। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करें तो इन सिंपल वर्ड यहाँ पर क्वांटिटेटिव आपको पता है कि ये एक तरह से काउंटिंग टर्म में आता है। ठीक है, क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है वो फैक्ट्स और पैटर्न्स को ऑब्जेक्टिवली जो है वो तलाश करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास में स्टूडेंट्स काउंट करते हैं तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट में मायने और रिलेशनशिप को तलाश करते हैं। अब आप लोगों को इस डेफिनेशन की मैं थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ तो आप लोगों को वहाँ से समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल चीज़ों के पीछे के रिलेशनशिप, ठीक है, और मीनिंग्स को समझते हैं। जैसे कि अगर आप जानते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग जो है वो एक मुल्क में या एक सिटी में जो है वो कारें पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कंडक्ट करेंगे एक तरह से एक इंटरव्यू, जमा करेंगे लोगों के एक्सपीरियंसेस को, लोगों के इमोशंस को, और उस बेस पर जो है वो आप एक रिसर्च जो है वो अपनी कंडक्ट कर लेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड अगर आप लोगों को डेफिनेशन आए तो क्वांटिटेटिव कैसे स्टडी करती है कि इसके कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करके, और क्वालिटेटिव जो है वो इसके मायने और दीगर वाक़यात के साथ इसका जो रिलेशनशिप है ना उसको मेयारी तौर पर जांच करके जो है वो फाइंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये आगे भी इन डेफिनेशंस को बार बार रिपीट किया जाएगा तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल शेयर की गई है, तो वो एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आप किसी क्लास में काउंट करते हैं स्टूडेंट्स को कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी दफ़ा वो लेक्चर लेते हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिवली जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है क्वांटिटेटिव की, और क्वालिटेटिव की भी एग्जांपल जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने जो बताई आप लोग वो भी इसमें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्वान्टिटेटिव मैथडोलॉजी को मज़ीद जो है वो उन्होंने एक्सपैंड करके बताया है कि अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये एक तरह से फैक्ट्स की तरह होता है और नंबर्स की तरह होता है, जो कि अक्सर साइंस में या साइंस डिसिप्लिन्स जो हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी की बात करें तो ये जो है वो ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग के बारे में होता है, डीपर
मीनिंग के बारे में होता है, और साथ ही साथ ये ज़्यादा कॉमन है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स में, जिनमें हमारे पास ह्यूमन कल्चर, सोसाइटी, हिस्ट्री, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस उनमें आ जाता है। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को ऊपर जो डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने सोशल साइंसेस की बात की है कि ये जो है वो दोनों मेथड्स को इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर व्हाट एंड हाउ क्वेश्चंस जो हैं उनका जवाब देना है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी जो है उसकी तरफ जाता है, और जब इसने वाई एंड हाउ क्वेश्चंस का जवाब देना होता है तो ये क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल गया, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक पैराग्राफ उन्होंने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के बारे में शेयर किया है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो मोस्टली जो है वो क्वालिटेटिव मेथड की तरफ जाता है, जो कि लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक ज़्यादातर समझने की कोशिश करता है कि कैसे और क्यों लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हो, लेकिन लास्ट में इन्होंने बताया कि कुछ फिर भी जो है वो क्या करते हैं कि नंबर्स और डाटा वगैरह जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्वान्टिटेटिव मैथडोलॉजी जो है उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे उन्होंने बताया है कि ज़्यादा बेस्ट है कि आप रिसर्च गोल को देखें, बजाय इसकी कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड या इस तरह के मुख्तलिफ ज़ुमरों पर जो है वो कायम रहें। तो इससे बेटर है कि आप जो है वो अपना रिसर्च गोल देखें। जैसे कि यहाँ पर क्रेसवेल है, उसने सजेस्ट किया था चीज़ों को वाज़ह करने के लिए। तो यहाँ पर टेबल है 1.1, टेबल 1.1 है, उसमें उन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप जो है वो दोनों मेथड्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। तो रिसर्च में कुछ कॉमन स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से कॉमन स्टेप्स हैं? एक तो डिफ़ाइन करना अपना रिसर्च क्वेश्चन, दूसरा क्या है कि कलेक्ट करना एविडेंस, और तीसरा क्या है एनालाइज करना और प्रेजेंट करना अपनी फाइंडिंग्स को, अपने जो नताइज हैं उनको प्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो आगे जो है वो हमारा सारा जो टॉपिक है वो इन्हीं 3 स्टेप्स को कवर करेगा। पहले हम डिफ़ाइन करेंगे रिसर्च क्वेश्चन को, फिर हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। तो अगर हम डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास एक हमारा क्रूशियल और फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चेबल होने चाहिए, विच मीन्स कि दे आर पोटेंशियली डिफरेंट आंसर्स टू इट, और दूसरा कि दे आर एविडेंस अवेलेबल। क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी तहकीक की जा सके, किसके साथ? मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स के साथ, और जो मौजूदा एविडेंस होता है उसके साथ। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में वो बताते हैं कि द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ फाइंडिंग रिसर्च क्वेश्चंस आर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रीडिंग अदर पीपल्स वर्क। तो इसका क्या मतलब है कि रिसर्चर्स जो हैं वो अक्सर ज़ाती या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए या दूसरों के काम को पढ़कर जो है वो सवालात तलाश करते हैं। तो मज़ीद उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है, जितने पॉइंट मैंने हाईलाइट किया आप जस्ट उसी के लिहाज से इसको कर लीजिएगा। अब वो यहाँ पर ये थर्ड लाइन है जिसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल एंटरिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक विद प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट। तो इन सिंपल वर्ड वो बता रहे हैं कि आगे ट्रांजिशन जो मुंतकली होती है ना ब्रॉडर टॉपिक से स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस, ये वो आसान होती है कैसे कि मौजूदा लिटरेचर को तनकीदी तौर पर पढ़ने से। ठीक है, अब वो जो एक गुड लिटरेचर रिव्यू है ना उसकी उन्होंने 2 मेन पर्पसेस बताए हैं। ठीक है, वो 2 मेन पर्पसेस क्या हैं? पहले में वो बता रहे हैं कि टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन द वे यू आर डूइंग इट। अब वो 2 मेन पर्पसेस क्या होने चाहिए या क्या होते हैं, ये बताना कि आप अपनी रिसर्च को जिस तरह से कर रहे हैं इस तरह क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये सब शामिल होता है। और दूसरा क्या, आर्ग्यूमेंट और दलील वगैरह जो है प्रिपेयर करना। तो इन सिंपल वर्ड ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप लोगों से अ गुड लिटरेचर व्यू के 2 मेन पर्पसेस पूछे जाएँ तो आप लोगों ने बताना है कि एक तो टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड वाई यू आर डूइंग एंड वट यू आर डूइंग। ठीक है, कि ये बताना कि आप अपनी रिसर्च को जिस तरह से कर रहे हैं इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अपनी आर्ग्यूमेंट जो है अपनी कोई दलील जो है उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, अब उसी को आगे उन्होंने मज़ीद जो है वो वाज़ह करके बताया कि इसके जो है वो ये फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है उसको कवर करता है। वो कौन से क्वेश्चंस हैं, उनमें ये क्वेश्चंस जो है वो शामिल होने चाहिए। अब ये आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर इसको छोड़ दें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है। अब रिसर्च डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होती है? जब आप डाटा और जितना भी एविडेंस होता है उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग एक लाइन इसको जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे आगे वो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द स्टडी टू कंपेयर 2 और मोर इंडिविजुअल्स। तो ये एक सिचुएशन दे रहे हैं जिसमें वो एटिक और एमिक इन 2 का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो आगे उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ठीक तरीके से बताया, तो हम इसको छोड़ सकते हैं और फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं एटिक और एमिक का कॉन्सेप्ट होता क्या है।
अब अगर हम एथिक्स स्टडी की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी जैसा होता है जहाँ पर आप कंपेयर करते हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स को, बिहेवियर्स को, वो सब एथिक्स स्टडी में आता है, ठीक है। उसके बाद हम एमिक्स स्टडी की जब बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर करते हैं पैटर्न्स को, मीनिंग्स को, ठीक है, सिचुएशन में, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास एटिक और एमिक का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप लोगों ने इसको याद करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिन्हें उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने थोड़ा डार्क करके लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वान्टिटेटिव स्टडी और क्वालिटेटिव डिज़ाइन आ जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये डील करता है न्यूमेरिकल डाटा के साथ, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए और वगैरह वगैरह, जितना भी कलेक्टिंग मटेरियल आता है वो सारा क्वांटिटेटिव में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो ये फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कि क्या स्टडी किया जा रहा है बगैर मेंबर्स का इस्तेमाल किए, लाइक काउंटिंग के बगैर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डिज़ाइन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल आ जाता है। अगर तो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप केयरफुली जो भी हालात होते हैं ना उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे आप एहतियात से कंट्रोल करते हैं हर पौधे को कितना पानी देना है, सूरज की रोशनी और खाद उसको कितनी मिलेगी, तो ये सब आपके कंट्रोल में होता है, आप प्रॉपर जो है वो उसकी एहतियात करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आ जाते हैं जिसमें जितने भी हालात होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हालात आपके कंट्रोल में नहीं होते तो ये ज़्यादातर जो है वो कुदरती होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। नाम से भी पता चल रहा होगा इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को। बाकी ये जो डेफिनेशन है सामने, आप लोग जस्ट ये याद कर लेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन आ जाता है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन की बात करें तो ये क्या करता है, ये वक्त के साथ साथ जो वो कलेक्ट करता है डाटा चंद सब्जेक्ट से, तब्दीलियों और जितनी भी तरक्की होती है उसका मताला करते हुए जो है वो ये डाटा कलेक्ट करता है चंद सब्जेक्ट से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये गैदर करता है डाटा, इकट्ठा करता है डाटा फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर। तो ये इसका डिफरेंस आपने याद रखना है कि उसमें हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ ये चलता है। लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये एक सिंगल पॉइंट पर जाके जो है वो क्या करता है, डाटा गैदर करता है फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। क्या करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए रिलेशनशिप को, डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स को। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केस स्टडी और ग्रुप स्टडी आ जाता है। केस स्टडी क्या करता है, ये फोकस करती है डीपली ऑन वन सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि तफसीली एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद जब हम ग्रुप स्टडी की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो अपने एक तरह से ख्यालात, अपने आइडियाज़ जो हैं वो पेश करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप स्टडी होता है। यहाँ से जो डेफिनेशन लिखी है आप लोगों को अगर मुनासिब लगती है आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल से सर्च करके इसकी कोई ईजी या कोई डिफरेंट डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च आ जाती हैं। रिसर्च की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास एक्शन रिसर्च है और एक हमारे पास क्रिटिकल रिसर्च है। अगर तो हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो इसका मकसद क्या होता है, जितने भी मसाइल हैं उनके हल को बेहतर बनाना है और ये अक्सर केस स्टडी की तरह है, ठीक है। इधर क्या लिखा है कि एक्शन रिसर्च जो बिलोंग टू द प्रैग्मेटिस्ट एंड द एडवोकेसी एंड पार्टिसिपेंट मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन क्रेसवेल फ्रेमवर्क। तो अगर तो हम यहाँ पर प्रैग्मेटिस्ट की बात करें तो ये बेसिकली फोकस करता है ऑन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर प्रैग्मेटिस्ट वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो रेदर देन, बजाय इसकी कि ये प्योरली थ्योरेटिकल और अब्स्ट्रैक्ट रिसर्च पर फोकस करे, ये क्या करता है कि प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन पर फोकस करता है। उसके बाद एडवोकेसी पार्टिसिपेटरी आ जाता है। ये क्या करता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनको इंगेज करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड आप लोग ये याद रख सकते हैं, एक्शन रिसर्च का मकसद क्या होता है, मसाइल के हल को बेहतर बनाना, और ये अक्सर केस स्टडी की तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या बताया कि एक्शन रिसर्च कैन आल्सो बी अंडरटेकन बाय लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ अगर ये 3 लाइनों का मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बताऊँ तो इसमें वो बता रहे हैं कि एक्शन रिसर्च एक तरह से एक प्रॉब्लम सोल्वर की तरह है, जो अक्सर सूरत हाल जितनी भी है उसकी बुनियाद पर की जाती है, ठीक है, जितनी भी एक्शन रिसर्च होती है, जिसका मकसद क्या होता है कि अफराद और ऑर्गेनाइजेशन कैसे इशूज़
को मसाइल को हल करती हैं, ठीक है, उन पर फोकस करता है और अपनी प्रैक्टिस या अपने अमल में कैसे सॉल्व करती है, उन सब चीज़ों को जो है ये अपने फोकस में लाता है और उन सब चीज़ों पर फोकस करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो एक्शन रिसर्च होता है हमारे पास। उसके अलावा ये जो मज़ीद यहाँ पर एक्स्ट्रा डाटा लिखा है आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें याद करें क्योंकि काफ़ी लेंथी इसमें लेसन्स हैं, हर चीज़ हम नहीं कवर कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है वो करें, आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे होंगे इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ अगर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रिटिकल रिसर्च की बात करें तो ये क्या होता है। अब यहाँ पर क्रिटिकल रिसर्च की बात की गई है तो ये इसमें बताया गया कि इट कट्स अक्रॉस द कंस्ट्रक्टिव विजिट द एडवोकेसी एंड द पार्टिसिपेटरी एज वेल एज द प्रैग्मेटिक मेथडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। तो अगर हम क्रिटिकल रिसर्च की बात करें तो ये भी एक तरह से रिसर्च प्रोसेस जिसमें एग्जामिन करते हैं इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली रिसर्च प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो यहाँ बता रहे हैं कि ये कंबाइन करता है डिफरेंट रिसर्च पर्सपेक्टिव को, जिसमें हमारे पास शामिल है कंस्ट्रक्टिव विजिट, एडवोकेसी एंड पार्टिसिपेटरी, प्रैग्मेटिस्ट, मेथडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। तो उन सबको ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है, ठीक है, इश्यूज़ को डीपली एग्जामिन करने के लिए, जितने भी इश्यूज़ हैं जो हमें पेश आ रहे होते हैं। उसके अलावा वो आगे बताते हैं कि क्रिटिकल रिसर्च हैज़ टू रेदर डिफरेंट ओरिजिन्स एंड हिस्ट्रीज, वन ओरिजिनेटेड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड द अदर इन सोशियोलॉजी। कि जो क्रिटिकल रिसर्च कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से और सोशियोलॉजी से, ठीक है, जिसका मकसद क्या होता है कि मुख्तलिफ थ्योरेटिकल अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए जो हमारी सोसाइटी है उसको समझने की बजाय इसमें तब्दीली लाना होता है, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना, एनालिस करना उसकी, उन सब की स्टडी जो है वो इसमें शामिल होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें वो बता रहे हैं कि इन द 1970s एंड 1980s हर्बर मैस जो था उसने रीडिफाइन किया था क्रिटिकल सोशल थ्योरी को एज अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसने क्या किया था, उसने बेसिकली चेंज किया था क्रिटिकल सोशल थ्योरी को और उसने कम्युनिकेशन और रैशनैलिटी पर जो है फोकस किया था। उसके अलावा हमारे पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्रिटिकल रिसर्च का इस्तेमाल करते स्टडी करता है कि कैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन, कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है वो फॉर्म्ड में आते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो इन टॉपिक्स से है, जैसे कि हमारे पास इसमें आ जाता है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म है, तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो इनमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म है, इश्यूज़ है, उसके अलावा जेंडर, एथनिसिटी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि आगे लिखी हैं, आप लोग उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है इसका ताल्लुक जो है वो इन टॉपिक्स से भी है जिनमें हमारे पास ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास डाटा कलेक्शन आ जाता है। अब अगर हम डाटा कलेक्शन की बात करें तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में इन्वॉल्व है टू मेन कैटेगरीज, जिसमें हमारे पास इंटरेक्शनल डाटा और नॉन इंटरेक्शनल डाटा आ जाता है। अगर तो हम इंटरेक्शनल डाटा की बात करें तो मैं इसकी आप लोगों को डेफिनेशन बताती हूँ, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम गुफ्तगू जो होती है उसका मुताला करते हैं। तो इसमें गुफ्तगू का मुताला करना शामिल है जो हो सकती है स्ट्रक्चर्ड या नेचुरल। जो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्टेड हो सकती हैं, प्रॉम्प्टेड हो सकती है, ठीक है। और ये यूज़ करता है मेथड्स, जैसे कि हमारे पास इनमें वो मेथड्स हैं रिकॉर्डिंग, ऑडियो, विजुअल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो क्या करता है कि जितनी भी हमारी गुफ्तगू होती है उसका मुताला करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है। तो उस पर प्रॉपर रिसर्च शामिल होती है, उससे रेलेवेंट डाटा इकट्ठा करता है। तो ये सारी एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं या फिर इसमें आप मेन डेफिनेशन कर लें और साथ एक दो जो एग्जांपल्स हैं यानी कि किन टूल्स को यूज़ करके वो बाकायदा डाटा इकट्ठा करता है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन आ सकती हैं, हमारे पास डाटा बैंक्स और इंटरनेट वगैरह और अदर मैस एंड सोशल मीडिया आ सकता है। उन सब के थ्रू वो क्या करता है कि वो कम्युनिकेशन का जायज़ा लेता है, ठीक है। उसके अलावा नॉन इंटरेक्शनल डाटा आ जाता है। नॉन इंटरेक्शनल डाटा की बात करें तो ये डाटा असल कन्वर्सेशन नहीं बल्कि जो हमारी लैंग्वेज के तरीके होते हैं ना उनके बारे में मालूमात जो है वो उसको इकट्ठा करता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है बाकायदा रिसर्च करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सर्वेज हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज शामिल हो सकते हैं। उन सब के थ्रू जो है वो हम अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर हाईलाइट की गई है, आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद हमारे पास एथनोग्राफी आ जाता है। एथनोग्राफी में क्या लिखा गया है कि समटाइम यूज एज अ डाटा कलेक्शन टेक्निक। ये भी डाटा कलेक्शन टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हेन द रिसर्चर इज पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ द फिनोमेना। तो ये भी रिसर्चर का एक तरीका है किसी भी चीज़ को डीपली समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, इसके मीनिंग को। ये सिर्फ मेथड नहीं बल्कि एक तरह से एक होल अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एथनोग्राफी इज इन फैक्ट मोर ऑफ अ मैथडोलॉजी देन अ मेथड।
उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये एथनोग्राफी बेसिकली इन्फॉर्मेशन जमा करने के बारे में होती है, किस तरह से बाय वॉचिंग, टॉकिंग टू पीपल और क्वेश्चनेयर जो है उनके थ्रू जो है वो हम अपना डाटा इकट्ठा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या हैं एथनोग्राफी के, कि ये रिसर्चर्स जो हैं उनकी मदद करता है किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने और समझने में। ताहम इसमें कुछ उन्होंने बताया कि चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास पर्सनल बायसेस शामिल हो सकती हैं और बाज़ औक़ात उलझन में डालते हैं कि क्या ऑब्ज़र्व किया गया है जिसकी तशरीह की जाए, ठीक है। तो इन चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने बताया कि एक तरह से एक हमारे पास वाइडली प्रैक्टिस्ड मेथड है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, अगर आपने करने हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। जस्ट जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसका बेसिकली काम क्या होता है, कि रिसर्चर का एक तरीका है जिसके थ्रू जो वो चीज़ों को डीपली समझा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इसमें शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग उसमें शामिल होती है। उसके बाद एनालिसिस एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है अब उसको हमने प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इसमें क्या बताया गया कि डाटा एनालिसिस फॉलोज क्लोजली फ्रॉम रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि डाटा एनालिसिस का रिसर्च डिज़ाइन से गहरा ताल्लुक है। उसके अलावा डाटा इकट्ठा करने से पहले ये मंसूबा बनाना ज़रूरी है कि आप किस तरह एनालिसिस कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं जितने भी नताइज हैं, तो वो सारी इन 2 लाइनों में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद हमारे पास क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा आ जाता है। क्वान्टिटेटिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्टली एनालाइज किया जाता है स्टेटिक्स के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है, इसमें हमारे पास नंबर्स हैं, ग्राफ, डायग्राम, टेबल्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्या कि इसमें वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब्ड होते हैं विद कोट्स वगैरह, तो यहाँ मज़ीद उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही, पीछे जो डेफिनेशंस याद किए हैं आप लोग वो इधर पुट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके अलावा ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप लोगों ने इसको नहीं याद करना है, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एथिकल कंसिड्रेशन आ जाती है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एथिकल कंसिड्रेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होती है एथिकल कंसिड्रेशन, ये बेसिकली असूल और कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो रिसर्चर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनका जो मुताला है, जो उनकी रिसर्च है वो मुनसफ़ाना तौर पर की गई है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनमें हमारे पास जस्टिफिकेशन आ जाता है, पहला पॉइंट। तो जस्टिफिकेशन का मैं आप लोग को सिंपल सा दे देती हूँ, आप लोग वो अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा कि जस्टिफिकेशन में इसमें मेक श्योर किया जाता है कि आपकी रिसर्च जो है वो वैल्यूएबल है या फिर जस्टिफिएबल है या फिर मुनसफ़ाना तौर पर की गई है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक्सेस टू पार्टिसिपेंट में क्या होता है, इसमें प्राइवेसी का एहतराम करें, ये सब शामिल होता है। राजदारी बरकरार रखें, मुदाखलत को कम से कम करें, ये सारे स्टेप इसमें शामिल होते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रोजेक्ट के मकसद के मुमकिन ख़तरात जितने भी होते हैं और उनके हकूक़ को पूरी तरह समझना जो है वो शामिल होता है, उनको बताया जाता है हर चीज़, वो सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। पार्टिसिपेंट लैंग्वेज एबिलिटी में क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेंट फ्राहम करदा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको किस तरह से समझ रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाता है, इस बात की इन्फॉर्मेशन शामिल होती है। उसके बाद हमारे पास क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस इन एथिक्स आ जाता है। इसमें वो बेसिकली बता रहे हैं कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप जिस जगह से अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के कल्चर से वो मिलता हो, तो इस वजह से ये एक डिफरेंस जो है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना ज़रूरी है। तो ये सारा हमारा डाटा था, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है फिर जाके लेक्चर कंप्लीट होता है, इतने लेंथी लेक्चर्स हैं, लिटरली बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने की वजह से वीडियोज़ जो है वो दूसरे यूज़र्स तक भी पहुँच पाती है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।